Hello everyone, welcome back to your loving channel Dear Maths. My dear students, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जो कि है बेसिक कंसेप्ट फॉर क्लास 6 to 10th। उसके अंदर मैंने इंटीजर्स का मैक्सिमम नॉलेज वहाँ पे दिया है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके अंदर मैंने बात की है व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं। ये जो वीडियो स्पेशली मैंने क्लास 7th के लिए बनाया क्योंकि यहाँ पर इसमें हम इंटीजर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूंगा वी विल बी रिवाइज दैट इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के क्या रूल हैं, उनको डिवाइड करने के क्या रूल हैं। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि बुक्स अलग अलग हों लेकिन वहाँ पे जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, मैथ्स का जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। एक्सरसाइज जो है वो आप चाहें तो एक हेल्प के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज भी शो करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, अगर आप देखेंगे इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे हम बात करें रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। एक तो हम इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करने के जो रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और फिर इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो है रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के जैसे रूल्स हैं वैसे ही इंटीजर्स को डिवाइड करने के भी कुछ रूल्स हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवाइड करने की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बोर्डमास रूल के बारे में जो कि एक फंडामेंटल ऑपरेशंस के लिए एक रूल है, कैसे हम मैथ्स के ऑपरेशंस को बोर्डमास रूल का हेल्प लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसके अंदर पहले ये थोड़ा सा इंटीजर्स का नॉलेज आपको दे रहा है। इफ़ यू कैन सी हियर जस्ट ए मिनट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आप यहाँ पे देखेंगे इंटीजर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स मेड अप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स का एक सेट है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और क्या होता है, जीरो होता है। बात करें पॉजिटिव नंबर्स की तो आप काउंटिंग नंबर ले लीजिए लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे तक बढ़ते रहिए। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो आप ले सकते हैं नेचुरल नंबर जितने भी है ना उनके साथ माइनस का साइन लगा लो आप। ठीक है, तो आपके जो नेगेटिव नंबर्स वो हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड कीप गोइंग ऑन। ठीक है, इसी तरह से, और उनके साथ और क्या लेना है आपको, जीरो और ले लेना है। ठीक है, तो ये जो अभी सेट बन गया है ये बन गया किसका, इंटीजर्स का। यहां पे इसने एक इंपॉर्टेंट बात कही है क्या, देयर आर नो फ्रैक्शन इन दी इंटीजर नंबर सिस्टम। मतलब इंटीजर नंबर सिस्टम जो होता है उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता है, फ्रैक्शन की कोई जगह नहीं है वहां पे। ठीक है, जो भी इसने बताया पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन्हीं के सेट को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। नंबर टू द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब जीरो के राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पे, जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, बीच में यहाँ पे जीरो होता है, तो इसके राइट हैंड साइड में आपके जो भी इंटीजर्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो के लेफ्ट में जिनके साथ माइनस का साइन होता है ये सभी क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसने यही कहा है कि नंबर टू द राइट ऑफ द जीरो आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो आर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आप पहले ही सीख चुके हैं, क्लास 6 में आपको ये बताया गया था। You have already learnt addition and subtraction of integers. In this chapter you will learn multiplication and division. इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। So let's come to the next page. So my dear students, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। आप नंबर लाइन का हेल्प करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर लाइन का हेल्प बेसिक नॉलेज के लिए होता है कि पहले बेसिक सिखाया जाता है, नंबर लाइन का हेल्प करके हेल्प लेकर के वहाँ पे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ हाउ टू मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली। सिंपली सभी को पता है कि जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से इनटू करते हैं तो डायरेक्टली आप बचपन से ये करते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसके साथ जैसे यहाँ पे माइनस लग गया तो क्या करेंगे, क्या आंसर होगा। मान लीजिए 3 के साथ भी माइनस था, अब बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं
जो आपकी हेल्प करते हैं कि जब आप किसी भी इंटीजर को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को नेगेटिव से इंटू कर रहे हैं या नेगेटिव को पॉजिटिव से इंटू कर रहे हैं, तो आपके आंसर तो वही आना है। जो आप नंबर को नंबर से इंटू करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन उस आंसर के साथ एक साइन वहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए इनको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये साइन का क्या रूल है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए एक मेथड दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है जो है स्पॉन। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके भी आप साइन का जो रूल है वो याद रख सकते हैं। स्पॉन का मतलब क्या है, SPON, मतलब सेम साइन मतलब पॉजिटिव आंसर, ऑपोजिट साइन मतलब नेगेटिव आंसर। ठीक है, मतलब अगर आप सेम साइन के इंटीजर को इंटू कर रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। मतलब जिन दो इंटीजर को आप इंटू कर रहे हैं अगर उनका साइन सेम है तो आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, आप देखेंगे आप -4 को -3 से इंटू कर रहे हैं तो इन दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो सेम साइन है तो आपका आंसर क्या हो गया, +12 हो गया। ठीक है, आपको आप चाहें तो उसके साथ पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं, आप नहीं चाह रहे तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और दूसरा जो ऑपोजिट साइन से अगर आप इंटू कर रहे हैं, मतलब जैसे आप इंटू कर रहे हैं +5 इंटू -3, तो आपको यहाँ पे है O मतलब ऑपोजिट साइन, N फॉर नेगेटिव, मतलब आपका आंसर नेगेटिव होगा, 5 3 जा 15। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस इंटू प्लस भी क्या होगा, प्लस। लेकिन प्लस इंटू माइनस आप कर रहे हैं या माइनस इंटू प्लस अगर आप कर रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही ईजी है, सिंपली आपको दोनों नंबर को इंटू करना है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि अपने माइंड में एक स्पेशल फोल्डर बना ले कि आज के बाद जब भी मैं कोई कैलकुलेशन करूंगा, चाहे मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, आपको सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, सिंबल के बारे में, कि मेरे आंसर का साइन क्या आएगा। उसके बाद ही आप कैलकुलेशन करेंगे नंबर्स के अंदर। ठीक है, नंबर्स के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के बारे में। यहां पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन हम बात कर लेंगे साथ ही साथ एडिशन की भी, सब्ट्रैक्शन की भी और डिवीजन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हों वो यहाँ पे क्लियर हो जाएं और शायद आप एक्सरसाइज, फिर जो डिवीजन वाली एक्सरसाइज होगी उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नेम है यहाँ पे क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली होती क्या है। प्रॉपर्टीज आपकी बहुत हेल्प करती हैं किस चीज़ में, जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज आपको बताती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मीन्स दे अलाउ अस टू डू एंड दे डिनाई अस टू नॉट डू। कुछ चीज़ों के लिए वो हमें अलाउ करती हैं कि यस आप ऐसा कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए वो हमें डिनाई भी करती हैं, मना भी करती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से हम कुछ चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है। चलिए देखते हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, मान लीजिए ए और बी की जगह कोई भी दो इंटीजर है, देन ए इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। मतलब जब भी आप कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपके पास आंसर में एक इंटीजर आएगा, एंड इट इज डैम श्योर। चाहे आप कोई भी दो इंटीजर को इंटू करें, आपके पास आंसर में हमेशा एक इंटीजर आएगा ही आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक और आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों पे अप्लाई करके देखेंगे, और हम ये चीज समझेंगे कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी क्या अलाउ करती है करने के लिए और क्या डिनाई करती है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सिर्फ इतनी कहती है कि मेरे लिए आपको बस इतना सा करना है कि कोई भी दो इंटीजर लो और आप उनको मल्टीप्लाई करो, आप चेक कीजिए कि आपके पास आंसर में एक इंटीजर आ रहा है कि नहीं। यस, हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास हमेशा एक इंटीजर आएगा ही आएगा। तो कैसा एडिशन में पॉसिबल है कि आप कोई भी दो इंटीजर को ऐड करें तो आपके पास आंसर में हमेशा एक इंटीजर आए? यस, 100% बिल्कुल आएगा। और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अगर आप कोई भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आपके पास आंसर में हमेशा एक इंटीजर आएगा? यस, वी विल बी गेटिंग एन इंटीजर ऑलवेज। लेकिन क्या डिवीजन में ऐसा पॉसिबल है कि आप कोई भी दो इंटीजर को डिवाइड करें और आंसर में आपके पास हमेशा एक इंटीजर ही आए? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा।
कुछ में हो सकता है आपको मिले, जैसे कि मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ कि 0 को 4 से डिवाइड करूँ तो आपके पास आंसर 0 आ गया, इंटीजर इंटीजर, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँ कि आप 6 को 0 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप वहां पे आंसर 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है, आगे आप जब रेशनल नंबर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर डिवाइड के बाद 0 है तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड होगा। अगर डिवाइड के बाद 0 नहीं है, वैसे 0 है तो आंसर 0 हो सकता है, लेकिन डिवाइड के बाद अगर 0 है, मैं इस बात पे फोर्स करूंगा कि डिवाइड के बाद अगर 0 लिखा हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसके बाद हम ये बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जगह बदलने के लिए कहती है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप जगह बदल करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन किस किस में, केवल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में। कैसे सर, मैंने कहा बेटा डू 5 + 2, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 5 + 2 यू कैन डू 2 + 5 ऑल्सो, आपको कोई मना नहीं करेगा। क्यों, 5 क्या है, तो ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है करने के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप इजीली उनको कैसे भी ऐड कर सकते हैं, आप उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड कर सकते हैं। नॉट ओनली 2 नंबर्स, 3 नंबर के लिए प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे, 3 और 3 से ज़्यादा के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी कुछ ऐसे ही आपको अप्लाई करने के लिए कहेगी। लेकिन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो है चेंजिंग दी ऑर्डर ऑफ नंबर्स। मतलब आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इंटीजर्स का, तो ऑर्डर किस किस में हम चेंज कर सकते हैं, केवल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आपका आंसर कभी सेम नहीं आएगा, इसलिए आप कभी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अपना ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ओके, आपको ऑर्डर चेंज करने के लिए अलाउ करता है केवल एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। कौन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यू कैन सी हियर ऑल्सो, इफ a and b are integers then a into b will always be equal to b into a। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी 3 × -4 करो या -4 × 3 करो, आपका आंसर हमेशा -12 होगा, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, यू कैन गो थ्रू दिस टू। ओके, तो ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए मैं अब आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर व्हाट, इट होल्ड्स गुड मतलब किस किस के लिए वो ट्रू है, ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। आप डिवाइड के लिए चेक कीजिएगा, कोई भी 2 इंटीजर लीजिएगा और उनके ऑर्डर को चेंज करके उनकी जगह को रिप्लेस करके आप एक बार फिर से डिवाइड करके देखना कि आपके पास आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि आप कोई भी 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर लें। चलो पहले यहाँ पे 3 इंटीजर की बात कर लेते हैं कि ए बी सी, सपोज दैट 3 इंटीजर हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहां पे हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को किस पे, चारों ऑपरेशन पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे, ठीक है। तो आप यहां क्या देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट इफ यू हैव 3 इंटीजर्स ए बी सी, कोई भी 3 इंटीजर्स हैं ए बी सी, तो आप देख सकते हैं कि यू कैन डू लाइक दिस, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, केवल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आप ऐसा कर सकते हो। क्या, फर्स्टली यू कैन डू a इंटू बी इन ब्रैकेट, देन द आंसर कैन बी मल्टीप्लाइड बाई c। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले b और c को इंटू कर लें, फिर जो आंसर आए उसको आप a से इंटू कर सकते हैं। हु अलाउज यू टू डू दिस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे सर, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल 5, -4 एंड -3, देयर आर 3 इंटीजर्स। तो पहले इसने क्या किया, 5 और -4 को इंटू किया, फिर उनका जो भी आंसर है उसको -3 से इंटू किया, ठीक है। तो 5 × -4, पहले सिंबल माइनस, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और -4 से हमने इसको इंटू किया था किसको, 5 को, तो आंसर हुआ -20। और -20 को जब हम -3 से इंटू करेंगे, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 23 = 60। और दूसरे स्टेप में इसने ऐसा ना करके ये करने के लिए भी कहा है कि अगर आप नहीं चाहते कि पहले 5 और -4 को इंटू करें तो आप 4
-4 और -3 को पहले इंटू कर सकते हैं ब्रैकेट में लिख के, फिर जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे +12 आंसर आएगा, उसको आप 5 से इंटू करो तो भी आपका आंसर क्या आएगा 60। तो दोनों केसेस में आपका आंसर 60 आ रहा है, तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से ऐड और मल्टीप्लाई करने के लिए अलाउ करती है, लेकिन ऐसा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में पॉसिबल नहीं होगा। यही है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वो सिर्फ आपको अलाउ करना बता रही है कि आप किस चीज को अलाउ कर सकते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को आप अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि खुद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, लेकिन डू नॉट अप्लाई इट इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो पहचान करवाती है किसी इंटीजर की खुद से, मतलब सिंपल, जब भी आप किसी भी इंटीजर को 1 से इंटू करते हैं तो आपके पास आंसर में वो ही इंटीजर आएगा। ठीक है, या फिर 1 से किसी भी इंटीजर को इंटू कर रहे हैं तो भी आपके पास आंसर में वो ही इंटीजर आएगा, चाहे आप a इंटू 1 करें या 1 इंटू a करें, आपके पास आंसर में वो ही इंटीजर आएगा। इसलिए 1 को क्या कहा जाता है यहाँ पे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। 1 को ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखा भी रखा है कि अगर आप -3 को 1 से इंटू करो या 1 को -3 से इंटू करो, आपके पास आंसर में क्या आएगा, -3 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे की जो प्रॉपर्टी है वो है जीरो प्रॉपर्टी। चलो जीरो प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जीरो प्रॉपर्टी बिल्कुल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरह ही है, इसमें भी मल्टीप्लाई से रिलेटेड है कि जब भी आप किसी भी इंटीजर को 0 से इंटू करें या 0 को किसी भी इंटीजर से इंटू करें तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा, चाहे आप 0 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी भी इंटीजर को 0 से इंटू कर रहे हो। इंटीजर ही नहीं, यहाँ पे तो आप रेशनल नंबर भी लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 से हम किसी को भी इंटू करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं -101 इंटू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड 0 इंटू -101 भी करेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट वो है मल्टीप्लिकेशन बाई -1। अब आप कहेंगे सर अभी ऊपर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी तो 1 के लिए थी, वो 1 के लिए थी, ये यहाँ पे -1 के लिए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इफ a इज एनी इंटीजर, मान लीजिए कि a कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, सो a इंटू -1 करो या -1 इंटू a करो, आपका आंसर हमेशा -a होगा। मतलब जैसे आपने -3 इंटू -1 किया, ओके, तो अब इसने कहा कि -a होगा। -a का मतलब जो भी आपका इंटीजर था उसके बाहर आपको माइनस का साइन लगाना, तो आपका इंटीजर क्या था, -3 था, अब इसके बाहर भी आपको माइनस का साइन लेना होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस, जैसा कि मैंने वो मेरा बेसिक नॉलेज ऑफ इंटीजर्स वाला वीडियो उसमें मैंने बताया था कि जब भी किसी ब्रैकेट के तुरंत बाहर या उसके तुरंत अंदर एक साइन होता है, तुरंत बाहर भी और तुरंत अंदर भी, तो वो दोनों इनटू होते हैं हमेशा, तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपको जो भी a था उसके साथ, a के साथ आपको वहाँ पे माइनस का साइन वहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद में आप उसको इंटू कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय -1। ठीक है, इसके बाद में जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको समझने के लिए चलो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी 3 इंटीजर हैं और वो इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं a इंटू ब्रेकेट b प्लस सी लाइक दिस, तो हमेशा वो किसके इक्वल होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के इक्वल होगा। कैसे सर, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास 3 इंटीजर हैं और वो इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, कैसे, लेट्स राइट हियर 3 इंटू 4 प्लस 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप देखेंगे कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर 2 इंटीजर्स हैं और उसके बाहर कोई इंटीजर इनटू में लगा हुआ है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन पैक्ड फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो आप उसको ओपन करके सॉल्व करेंगे। कैसे, हमेशा याद रखना, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर इनटू में होता है तो वो अंदर वालों से सभी से मल्टीप्लाई होगा, अगर अंदर वाले टर्म्स जो हैं, इंटीजर्स जो हैं, वो प्लस और माइनस में हैं तो। ठीक है, कैसे, 3 जो है ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा किससे,
4 से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से। तो आपको पहले उनको लिखना है लाइक दिस, 3 इंटू 4, ठीक है, पहले 3 आपका 4 से इंटू हो जाएगा, फिर इसके बाद में जो भी साइन बीच में वो आप लगाएंगे, फिर उसके बाद जो 3 है वो आपका किससे इंटू होगा, 5 से, 3 इंटू 5 लाइक दिस, ठीक है। अब आपका जो ये स्टेप आया है, अब आप इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है, अप्लाई करने के लिए कहा है। सो 3 4s आर 12 प्लस 3 5s आर 15। नाउ यू जस्ट ऐड देम, व्हाट विल बी योर आंसर, 27। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इतना करने की क्या जरूरत थी, जब ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो सकता था कि सर 4 + 5 9 हुआ, 9 इंटू 3 27 आंसर आ रहा है आंसर। यस बेटा, यू कैन डू लाइक दैट इफ इट इज नॉट आस्क्ड यू टू अप्लाई एनी आइडेंटिटी। अगर आपसे ये नहीं कहा गया है कि कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी है तो आप ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने कहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, मतलब कोई सही प्रॉपर्टी जो सूटेबल प्रॉपर्टी है उसको शूट करती है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सॉल्व करो, या फिर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अगर डायरेक्ट नाम ले रहा है तो फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका क्वेश्चन पैक्ड फॉर्मेट में, मैंने इसको पैक्ड फॉर्मेट नेम दिया है और इसको ओपनड दिया है, ओपनड फॉर्मेट, मतलब अगर आपका क्वेश्चन पैक्ड फॉर्मेट में तो आप उसको इस तरह से ओपन करके सॉल्व करेंगे, और अगर ओपनड है तो आप उसको पैक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हुई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन के बारे में भी। सब्ट्रैक्शन और ओवर एडिशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जस्ट ए मिनट। यस, इसमें क्या होगा, जैसे यहां पे साइन चेंज होगा, इस जगह पे प्लस की जगह माइनस आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ये साइन यहां पे चेंज कर देना है, ओके। ये लो माइनस, और फिर 12 - 15 आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका आंसर है वो भी यहां पे चेंज हो जाएगा, क्या, 12 - 15। यू कैन सी, मैंने उस वीडियो में दिखाया है कि कैसे इस तरह के इंटीजर्स को कैलकुलेट करते हैं। ये डिफरेंट फैमिली मेंबर हैं, तो जो बड़ा होता है, डिफरेंट फैमिली मेंबर के केस में जो बड़ा होता है उसका साइन हम लेते हैं और बड़े वाले में से छोटे वाले इंटीजर को माइनस कर देते हैं, ओके। सो योर आंसर विल बी -3, ओके। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन ओपनड फॉर्मेट में हो तो आप उसको पैक कैसे करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं, सपोज दैट कि मुझे -3 इंटू 6 प्लस 7 इंटू -3 को सॉल्व करना है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ओपन फॉर्मेट में है। हमेशा आप देखेंगे कि क्या कोई सेम इंटीजर दो अलग अलग इंटीजर से इंटू हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -3 जो है वो यहाँ पे 6 से इंटू हो रहा है, और यहाँ पे -3 किससे इंटू हो रहा है, 7 से। तो ये पहचानने का वे ये है कि आप इतना सा देखना कि क्या कोई सेम इंटीजर दो अलग अलग इंटीजर से इंटू हो रहा है, और दो से भी ज़्यादा से भी हो सकता है कोई सेम इंटीजर आगे भी किसी अनदर इंटीजर से इंटू हो रहा हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपको क्या करना है कि बीच में आप साइन देखना, और उस साइन के इस तरफ और इस तरफ देखना कि क्या कोई साइन कोई इंटीजर दो अलग अलग इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या। अगर ऐसा है तो आप समझ कि ओपन फॉर्मेट है, और आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पैक करके। नाउ सी, आपको क्या करना होगा, पहले तो जो सेम इंटीजर है, जो दो अलग अलग इंटीजर से इंटू हो रहा है, आप उसको पिकअप करेंगे और उसको बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर। और ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर्स बच गए थे, लाइक यहाँ से 6 बच गया है और यहाँ से 7 बच गया है, उनको उनके बीच में जो भी साइन था उसको साथ लेके आप मेंशन कर देंगे, 6 + 7, और ब्रैकेट आप बंद कर लेंगे। आपका जो ओपनड फॉर्मेट था वो अब पैक हो चुका है। अब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यू विल बी सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, आई कैन से। अब आप जैसे आपने नेक्स्ट स्टेप लिखा है एज इट इज उसको आपको सॉल्व करना है, लाइक -3 इंटू, पहले हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 + 7 विल बिकम 13। अब आप 13 को -3 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर होगा -39। So my dear students, like this you can apply distributive property. When your question is in packed format, then you can open it using distributive property and you can solve. And if your question is in open format, then you can pack it and you can solve. So this is all for today. यहाँ पे हम जो चैप्टर है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसकी बात कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की हम बात कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको शो कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपकी बुक जो है आप उसकी भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, डेफिनेटली आई एम देयर टू रिप्लाई यू ऑल। एंड लेट्स कम टू दी PDF। जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ओके,
So here you can see the PDF. Yes, this is exercise 1.1. It is based on totally all the concept which I have explained today. So you just practice this exercise and as well as practice your own books exercise too. Okay. And if you have any query, I'm just telling you again, if you have any kind of query, you can drop it in the comment box. Thank you so much. Don't forget to subscribe and don't forget to like the video. फिर मिलेंगे. Bye bye.